गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़ फॉर 40th जून 2025। इसमें जो बिजनेस स्टैंडर्ड मिंट एंड इकोनॉमिक टाइम्स में जो मेजर न्यूज़ है उनको हम कवर करेंगे। और ये जो न्यूज़ है हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज डिवाइड कर लें तो थोड़ा इजी रहेगा समझने में। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी। सो इंडिया के जो मेन इंडाइसेज है सेंसेक्स एंड निफ्टी, ये दोनों में थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है, जिसमें सेंसेक्स 400 पॉइंट्स बढ़ा है और निफ्टी ने 19,500 का जो मार्क है वो भी क्रॉस कर लिया है। और इन ड्राइवर्स इनको आगे बढ़ाने में सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट ड्राइवर्स रहे या जो स्टॉक्स रहे हैं वो रिलायंस एंड टाटा मोटर्स के हैं। सेकंड, इंडियन इकोनॉमी जो है उसमें अभी हमारा जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इंपोर्ट के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा है, और उसमें जो मेन ड्राइवर्स हैं वो एक आईटी सेक्टर एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स का है। आईटी, आपको पता होगा कि इंडियन आईटी जो सेक्टर है उसका इंडियन जीडीपी में मोर देन 50% स्टेक है। मतलब मोर देन 50% जो रेवेन्यू हम जनरेट कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी जो जनरेट कर रही है वो सिर्फ आईटी सेक्टर से कर रही है। और साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है हमारा जो जेनरिक मेडिसिन वाला सेगमेंट है उसमें बहुत ही अच्छा करता है। जितने भी आपके पुअर कंट्रीज़ या फिर जो मिडिल लेवल की कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में हमारा जेनरिक मेडिसिन एक्सपोर्ट होता है। तो उसके थ्रू हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस है या एक्सपोर्ट सेगमेंट है उसमें सरप्लस देखने को मिला है इन दोनों सेक्टर की वजह से। सरप्लस का सिंपली मीन्स आपको पता होगा कि जब एक्सपोर्ट ज़्यादा और इंपोर्ट कम होता है उसको सरप्लस बोलते हैं, और डेफिसिट बोलते हैं जब इंपोर्ट ज़्यादा हो और एक्सपोर्ट कम हो तो उसको एक्सपोर्ट डेफिसिट बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस सेगमेंट में देख लेते हैं। तो जनरली अभी क्या है कि एआई में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है सभी सेक्टर्स में क्रॉसली। रिलायंस अभी थोड़ा सा एआई पे एक्सपेंशन कर रहा है, रीज़न बीइंग कि एआई रिलायंस के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कस्टमर डायरेक्ट रिलायंस की सर्विसेज को एक्सपीरियंस करता है। तो वहाँ पे उनको जब कस्टमर कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म या कोई भी सर्विसेज जब डायरेक्ट कस्टमर्स को सर्विस देती है तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को बहुत सारी क्वेरीज, कंसर्न्स होते हैं। तो वो क्वेरीज और कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए कंपनी को अप्रोच करता है। तो पहले कैसे कि हम कॉल सेंटर्स वगैरह ऐसे हुआ करते थे, तो उसमें क्या है कि वन टू मैन ह्यूमन सर्विसेज रहती थी जिसमें हम पूछ के हमारी क्वेरीज को सॉल्व कर पाते थे। और अगर हमें किसी भी सर्विस को लेने में या कुछ भी जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको एक्सपीरियंस करने में कुछ मतलब पता करना होता था तो हम जनरली कस्टमर केयर में पूछ के बताते थे। अभी कस्टमर केयर का इतना वो नहीं रहा, मतलब ह्यूमन का एनरोलमेंट इतना नहीं रहा है, अभी सारा के सारा मशीनरी बेस्ड बन गया है। तो एआई जो है वो एक मशीन बेस्ड एक्सपीरियंस है जिसमें कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा से अच्छा हो, इसके लिए वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो वो मोस्टली जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी इन दोनों को बढ़ाने में करेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे सपोज आपके पास रिलायंस का सपोज रिलायंस का आपके पास ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले रखा है। आपको अगर उसमें कुछ भी इश्यूज आते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, कस्टमर केयर को कॉल करते हैं। अभी प्रॉब्लली वैसा ना हो के आपको डायरेक्ट मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे ही ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म दे दिया जाएगा कि आपको जो भी कंसर्न है वहाँ पे कंसर्न रेज करेंगे और इमीडिएट वहाँ का जो कंसर्न टीम है वो आपको अप्रोच करेगी, या फिर वहाँ पे जो सॉल्यूशंस पहले से प्रोवाइडेड हैं वो आपको सॉल्यूशन पहले से प्रोवाइड दे दिए जाएंगे। तो वो आप सॉल्यूशंस को देख के चेक कर पाएंगे कि आपका जो कंसर्न है वो जो दिए गए सॉल्यूशन से उससे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो देन उसका जो अपर लेवल है उस तक उसको इन्हेंस किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाए, एस्केलेट किया जाएगा। तो ये मेजर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी अक्रॉस दी कंपनीज हो रहा है। रिलायंस अब इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर रही है। फिर दूसरा, अभी जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे, मल्टीपल कंट्रीज के बीच में बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। तो उसमें कैसे कि अभी रिसेंटली ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है। तो इसराइल ने
ईरान पे अटैक किया है, और ईरान जो है वो मोस्ट ऑफ दी जो क्रूड ऑयल सप्लायर्स हैं उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो वहाँ की जो सप्लाई चेन है, डेफिनेटली जब एक तरह का किसी कंट्री पे अटैक होता है या इमरजेंसी जैसे माहौल बनते हैं तो वहाँ की सप्लाई चेन पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो चूंकि वहाँ पे अभी सभी जो उनका सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ होगा, तो उससे जो इंटरनेशनल मार्केट में उसमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और उसको वापस स्ट्रीमलाइन या उसको कम डाउन होने में थोड़ा सा समय लग सकता है जब तक सारी चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है कि सिर्फ प्राइसिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करती हैं। जैसे इंडियन इकोनॉमी है तो उससे अफेक्ट होने वाली है। तो धीरे धीरे हमारी कंपनी, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है, जो पेट्रोलियम पे डिपेंडेंसी है, जो एनर्जी पे हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको कम से कम किया जाए लोगों पे, और हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए। वी शुड बी सेल्फ। जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, ही इज प्लानिंग टू क्रिएट द सेल्फ डिपेंडेंसी ऑन पावर सेक्टर। सो अदानी ग्रीन है, इस सेक्टर में भी सबसे बड़ा काम कर रही है, और उनके पास जो रिन्यूएबल एनर्जी के दो सोर्सेस हैं, एक सोलर का है, एक विंड का है। तो सोलर में आपने सिंपली देखे होंगे कि सोलर फार्म्स वगैरह होते हैं जहाँ पे बहुत सारी सोलर की प्लेट्स लगाई जाती हैं, और वहाँ से जो भी सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा होती है उसको स्टोर करके फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। वैसे ही विंड से भी अपनी पावर क्रिएट की जाती है। आपने देखे होंगे बहुत बार विंड के बहुत बड़े बड़े से फैन काइंड ऑफ लगे हुए होते हैं, है ना, विंड प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स। तो अभी उन्होंने और जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें 30% और इंक्रीज करने की 30% और इंक्रीज करने का प्लान किया है। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी एंड एआई सेक्टर में देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी एंड एआई सेगमेंट में आपने देखा होगा कि अभी एआई के बहुत सारे ऐसे मॉड्यूल्स बन गए हैं जो कि मॉकिंग कर लेते हैं। मतलब अभी एक ये एथिक्स के पे बात आ गई वहाँ पे यूएस में कि फेस बाइडन का फेस है और एआई टॉक कर रहा है और बाइडन की ही वॉइस में टॉक कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि ये इसके बहुत सारे मिस यूज़ करने के भी चांसेस बनते हैं। बहुत सारी चीज़ों को मिस यूज़ किया जा सकता है। सेम टोन में बात कर रहा है, सेम फेस उनका लगा रहता है उस पर। तो इन चीज़ों पे कंसर्न जो है उस पर बात चल रही है, कैसे इसमें एथिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकेंड, एक निंटेंडो स्विच टू लॉन्च। ये कुछ टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी जो कि गेमर्स हैं वो उसके लिए काफ़ी कुछ एक्साइटेड हैं अभी। प्रोबेबली जो ऑनलाइन गेमिंग है उसमें ये कुछ क्रूशियल रोल इम्पोर्टेंट प्ले करने वाला है। फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो आरबीआई भी धीरे धीरे कस्टमर के एक्सपीरियंस को और इन्हेंस करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें नॉलेज शेयरिंग का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है। तो आरबीआई का जो यूपीआई एक्सपेंशन है उसमें जो फीचर्स फोन है उनके लिए वो, और उसमें काफ़ी कुछ ये जो aiming to increase the digital financial inclusion, and second is जो KYC होता है फिनेंशियल सेक्टर में। जैसे अगर हमें बैंक में अकाउंट ओपन करना है या ऐसा कुछ बैंकिंग सर्विसेज लेनी है तो हमें जनरली KYC शेयर करना पड़ता है। KYC सिंपली मीन्स कि हमारा एक आधार कार्ड होता है, फ़ोटो होता है, रेजिडेंस का एड्रेस वगैरह होता है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो क्यों नहीं ऐसा बना दिया जाए कि एक ही जो यूनिवर्सल KYC है वो सभी तरह की जो फिनेंशियल सर्विसेज है उसमें यूज़ में आ पाए। जैसे सपोज अगर आपको अकाउंट ओपन करना तो वही, क्रेडिट कार्ड लेना तो भी वही, लोन लेना तो भी वही, कोई व्हीकल लेना है तो भी वही, इन सारी तरह की जो प्रोसेस है उन सभी के लिए कॉमन बना दिया जाए। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो जो ईवी सेगमेंट है उसमें मारुति सुजुकी थोड़ा सा फास्ट ऑफ प्रोडक्शन का प्लान कर रही है,
जैसा कि इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक जो मूविंग व्हीकल्स हैं, जो रोड पे आपको व्हीकल्स दिख रहे हैं, उनको रफली 30% तक ईवी के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। मतलब अभी जैसे सपोज 100 व्हीकल अगर पेट्रोल या डीजल बेस जो 100 व्हीकल अगर चल रहे हैं, तो उसमें से 2030 के बाद सिर्फ 70 व्हीकल ही ऐसे हो जो पेट्रोल और डीजल पे बेस हो, बाकी जो रिमेनिंग 30% है वो ईवी बेस्ड हो, बैटरी बेस्ड हो। तो मारुति सुजुकी उसमें एक बड़ा कुछ प्लान कर रही है। सेकंड, ये जो ईवी सेगमेंट है ये इम्पोर्टेंट भी है, रीज़न बिंग की जैसे दिल्ली जैसे शहर जो हो गए, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जहाँ पे पॉल्यूशन को लेके काफ़ी कुछ कंसर्न है, डीजल पेट्रोल की जो गाड़ियाँ हैं उसमें उनसे पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ईवी में कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। इवन दिल्ली में तो ऐसे हालात हैं कि सर्दियों वगैरह में वहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है एयर कि लोगों को सांस तक लेने में दिक्कत आती है। सेकेंड, WTO में इंडिया और चाइना का डिस्कशन चल रहा है ऑटोमोबाइल के टैरिफ नेगोशिएशंस को लेके। तो उसमें इंडिया थोड़ा सा पुशिंग साइड में है। तो लेट अस सी क्या कुछ आउटकम आता है। रियल इस्टेट एंड IPO में देखें तो रियल इस्टेट और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है वो पिछले काफ़ी समय से बहुत ही अच्छा उसने एक ग्रोथ इन्वेस्टर्स को दिया है, और इसमें प्रोग्रेस भी बहुत स्पीडली हो रहा है। और जैसा कि हमारा इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2047 तक इंडिया को पूरा डेवलप कंट्री बनाना है, तो जब डेवलप कंट्री बनाना तो उसके कुछ पैरामीटर्स डेफिनेटली रहेंगे। तो इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी भी होती है, उसमें लाइफस्टाइल को एक मेंटेन करने के कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, तो उनके लेवल पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डेफिनेटली जो रियल इस्टेट सेगमेंट है वो एक अच्छी ग्रोथ आने वाले समय में देने वाला है। उसमें अभी 15,000 करोड़ के जो IPOs हैं वो पाइपलाइन में है, जो कि जैसे भी उनके जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है वो कंप्लीट होने के बाद वो IPO के लिए अप्लाई कर पाएंगे एंड लॉन्च हो पाएगा। सेकंड, भारत भूमि फंड करके एक म्यूचुअल फंड है जो कि 1,000 करोड़ का फंड लेके इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला है। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट में अगर देख लें तो अभी फ्रेंच ओपन 2025 चल रहा है, जिसमें नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने अलेक्जेंडर जेवरियो को हराया है, और अभी नेक्स्ट उनका सेमीफाइनल मैच है जो कि जेनिक सीनर के साथ होने वाला है। और इस बार का जो IPL 2025 था उसमें आपको पता है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु जो है, RCB बेंगलुरु, उन्होंने ये ट्रॉफी जीती थी। और उसके बाद एक विक्ट्री परेड ऑर्गेनाइज की गई थी बेंगलोर में, जिसमें कि एक हादसा हो गया था। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी बच्चे जो उस इवेंट में शामिल होने गए थे, उन पे जो भगदड़ मची उसमें उनकी डेथ वगैरह भी हो गई थी। तो इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा कंसर्न है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, लेट्स सी यू टुमारो। एंड अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कुछ भी डिस्कशन करना है तो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई email ID, that is ranus.kkc@gmail.com. Thank you. Have a good day.